प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम बड़ा बेहतरीन है। नाम है भवानी शंकर पुरोहित। यह है राजस्थान बीकानेर से। आइए झट से इनका पंचांग पढ़ के आपको बता देता हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके स्वभाव, उसके चरित्र, उसके व्यवहार, उसके उठने बैठने का तरीका, उसकी सोच, उसकी वकालत, ये सारी चीज़ें पंचांग से प्रभावित होती हैं। और दरअसल पंचांग को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसकी महत्ता ठीक उतनी ही होती है जितनी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ। तो आइए पढ़ के सुना देता हूँ आपको इनका पंचांग। विक्रम संवत 2049, शक संवत 1915। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम अव्यय संवत्सर है। अव्यय संवत्सर में जन्मे लोग खर्चीले ज़्यादा होते हैं, गर्व करने वाले होते हैं अपने ऊपर, और परिस्थितियाँ प्रतिकूल थोड़ी सी रहती हैं। उसके बाद बताऊं तो व्यक्ति थोड़ा मन की बात को मन के अंदर ही रखने वाला होता है, अंतर्मुखी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है दक्षिणायन में जन्म है। सूर्य दो अयन में होते हैं, या तो उत्तरायण में या तो दक्षिणायन। अगर उत्तरायण में व्यक्ति का जन्म होता है तो सूर्य वहाँ बलवान कहे जाते हैं, और अगर दक्षिणायन में हो जाते हैं तो थोड़े कमज़ोर प्रभावों को दिखाने वाले हो जाते हैं। दक्षिणायन में अगर सूर्य हो तो आपके जन्म को समय के अध्ययन के रूप में बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि अगर जन्म का समय रात्रि का रहा या सूर्योदय के पहले का रहा तो थोड़े से सूर्य को और ज़्यादा कमज़ोरी के तौर पे देखने को मिल जाती हैं स्थितियाँ। लेकिन अगर सूर्य उत्तरायण के हों और वो दिन में हों तब तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, तब तो कहना ही क्या है, आनंद आ जाता है। लेकिन अगर जन्म दक्षिणायन का हो और सूर्य रात्रि के होते हों तो व्यक्ति के ऊपर सूर्य का प्रभाव और अन्य ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कम सा जाता है, और व्यक्ति के आत्मविश्वास, व्यक्ति के चारित्रिक कमजोरी, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की आत्मा को कमज़ोर करने वाला, व्यक्ति के पिता के कमजोरी का कारण बन जाता है और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। विलंब होता है काम में और मन थोड़ा सा प्रतिकूल सा रहने लगता है। दक्षिणायन में श्रावण मास में इनका जन्म हुआ है, वर्षा ऋतु में। श्रावण मास में जन्मे लोग न तो सुख में एक जैसे होते हैं, न दुख में प्रतिकूल होते हैं, न सुख में फूला समाते हैं और न दुख में परेशान होते हैं। एक बात बताऊं, दुख और सुख में जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो क्या करता है, बराबर और समतुल्यता का भाव रखता है। आपके पास अगर आप अरबपति बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वाधिक सुखी और सर्वाधिक खुश इंसान हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वर्षा ऋतु और श्रावण मास का प्रभाव व्यक्ति के दिमाग में जो विचारों के आने का क्रम है वो लगातार है, मतलब विचार दिमाग में आते रहते हैं और निरंतर विचार के उत्पादन करने की जो क्षमता है दिमाग की वो बड़ी तीव्र होती है। मतलब व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ उसका दिमाग सोचता रहता है और दिमाग कभी खाली नहीं होता, निरंतर ख्वाबों में खोया रहता है। ये दक्षिणायन, श्रावण मास और वर्षा ऋतु का प्रभाव। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि का जन्म है इनका। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग सुंदर होते हैं, विशाल भुजाएं होती हैं, श्रेष्ठ ग्रीवा होती है, गर्दन भुजाएं चौड़ी होती हैं, छाती बलिष्ठ होती है, चेहरा चौकोर होता है, नेत्र तिकोने होते हैं और चेहरा पीछे की तरफ से आगे से निकला हुआ होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों का दाम्पत्य थोड़ा कमज़ोर भी होता है कभी कभी, और विचार अच्छे, स्वभाव से शांत होते हैं, धार्मिक होते हैं। पूर्णेंदु होंगे ना चंद्रमा अब यहाँ शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हो गए तो अब वो आगे बढ़ के पूर्णिमा के होने वाले हैं, और जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो कितना खिलखिला के हंसता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दाग जो हैं वो ये बताने के लिए लगाए गए हों कि नहीं, ये चंद्रमा पूर्णेंदु है, इसे किसकी नज़र ना लगे। बस यही बात है। मतलब शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा मन को स्थिर रखने वाला, शांत होगा, गंभीर होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है, स्वास्थ्य में कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये सामान्य सी बीमारियां होती रहती हैं अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो कुंडली में, अगर स्थिति उसकी थोड़ी अजीब बनी तो, लेकिन पक्ष बल से
चंद्रमा पूर्ण रूप से शुभ ग्रह बन रहा है और वो बलवान भी होगा, मतलब वो टोटल फल करेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ने पे पता चलता है रविवार का जन्म है। रविवार को जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं। पित्ताधिको अति चतुरस्त तेजस्वी शमर प्रिय, मतलब पीतवर्ण, गोराई लिए हुए होते हैं, चेहरा ठीक होता है, भ्रिकुटियाँ ऐसी होती हैं जैसे देख करके सिंह की याद आती है, और नेत्र के ऊपर के जो भौं होते हैं वो धनुषंटाकार होते हैं, धनुष के सदृश, और वो ऐसी उनकी स्थिति होती है जैसे मानो छलनी करने को तैयार हैं। बस यही बात है। रविवार, ये स्थितियां इनकी कुंडली के पंचांग की है। धनु राशि के हैं ये, आपकी कुंडली में यहां दिख रहा है, धनु राशि में चंद्रमा बैठे हैं। ये हैं दरअसल क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के। क्रोध भी होगा, क्षत्रिय जैसी इनके अंदर पराक्रम की भी स्थिति देखी जा सकती है। व्यक्ति दबंग होता है, स्वभाव से किसी पे अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और एक बात बताऊं तो दरअसल ये सबके लिए मित्र होता है, सबकी रक्षा करना चाहता है, गलती किसी के साथ नहीं करना चाहता। क्षत्रिय वो लोग ऐसे होते हैं। और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति जहाँ क्रोध की बात होगी वहाँ क्रोध भी करेगा, जहाँ हिंसा की बात होगी वहाँ हिंसा भी करेगा। मतलब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने वाला और परिस्थितियों के आधार पर ढलने वाला होता है। एक बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा याद ये रखने वाली बात है कि आपके मन के अंदर उठ रही भावनाएं कितनी सही और आप उसका कितना स्वागत करने वाले हैं। अगर मन की भावनाएं विकेंद्रित हो रही हैं, परस्पर कई दिशाओं में भटक रही हैं, तो ये निश्चित रूप से आपकी असफलता का कारण भी हो सकता है। ये बात बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पूर्णेंदु बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कुंडली में स्थिति खराब हुई तो निश्चित रूप से आपके मन को वो क्षुब्ध करने वाले और परेशान करने वाले होते हैं। आइए अब इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियां बता देता हूं। आइए अब आपको सीधे ग्रहों की स्थितियों पे बता देता हूं। सबसे पहले ग्रहों के राजा होते हैं सूर्य, लक्ष्मी के कारक होते हैं। अगर व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए और चाहता है कि उसके पास हमेशा जेब पैसे से भरे रहें तो सूर्य की पूजा बड़ी आवश्यक है, क्योंकि ये लक्ष्मी के, धन के, आत्मा के और विचारों के, बौद्धिकता के कारक होते हैं। दरअसल इन सभी चीज़ों पे इनका प्रभुत्व होता है। और सूर्य इनकी कुंडली में लग्न के ही अधिपति बनते हैं। मतलब कुंडली का अधिपति कौन है, वो दरअसल डिपार्टमेंट किस ग्रह को कौन सा भाव देना है ये सूर्य संभालेंगे, और उन्हें ही ये तय करने का अधिकार होगा कि आपकी कुंडली में कारक, अकारक, तटस्थ और कौन मेरा मित्र और कौन मेरा शत्रु है। लग्न के अधिपति होते हैं सूर्य, वो जाकर के 12 में बैठे हैं। 15 अंश 13 कला, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। नक्षत्र का प्रभाव कैसा है ये सब बातें बाद में। अवस्था के हिसाब से सूर्य शम राशि में बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ उनकी मित्रता नहीं है, शत्रुता है। चंद्रमा उनके मित्र होते हैं और तात्कालिक मित्रता में ये सूर्य जो हैं वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति यानी कि चंद्रमा से बहुत दूर हैं, 3 घर बाद में हैं, इस वजह से वो शत्रुता में चले जाएंगे। तो सूर्य वस्तुतः यहाँ पे सम राशि के हैं, अंश के आधार पर युवा हैं, शनि के नक्षत्रों में बैठे हैं, ये थोड़ा उनको कमज़ोर करेगा। दरअसल नक्षत्र का बलाबल उन्हें कम मिलेगा, ये देखने लायक होगी बातें। और दीन अवस्था के हैं, मतलब ग्रह युवा तो है लेकिन फिर भी बिलबिला रहा है। और आगे चंद्रमा की स्थिति, बात अगर चंद्रमा की करूंगा तो आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बनते हैं 12वें भाव के अधिपति। मतलब कर्क राशि जहां बनेगी वहां के अधिपति चंद्रमा होंगे। मतलब 12वें भाव के अधिपति कौन हो गए, चंद्रमा। वो बैठे कहां, अपने भाव से देखिए छठे, और त्रिकोण में आ रहे हैं गुरु की राशि में। गुरु की राशि में 29 अंश 14 कला, नक्षत्र है उत्तराखाड़ा, ये शुक्र का नक्षत्र होता है और ऐसे सूर्य का नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में सूर्य के मित्र होते हैं गुरु और चंद्रमा सम राशि में जाएंगे, क्योंकि दरअसल गुरु और चंद्रमा का संबंध देखिए 1 2 3, चंद्रमा से ये 3 घर के अंतर पे हैं तो ये सम राशि के हो जाएंगे। लेकिन डिग्री 29 अंश 14 कला ये मृतप्राय होंगे और अवस्था से ये भी थोड़े कमजोर ही होंगे, क्योंकि दरअसल इन्होंने नक्षत्र जो धारण किया है उत्तराखाड़ा, ये सूर्य का नक्षत्र होता है जो कि लग्नेश का नक्षत्र होता है, चंद्रमा के बल को वृद्धि में रखने वाला होगा और वो पूर्णेंदु भी है। अब बात मंगल की करूंगा। मंगल पराक्रम का कारक होता है किसी भी जातक की कुंडली में। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हुआ है ना तो व्यक्ति को मेहनत नहीं करने देता है, उसके फल को वो कमजोर कर देता है, व्यक्ति आलस्य से युक्त होता है। और एक बात बताऊं तो मंगल की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर रही तो निसंदेह व्यक्ति को परेशान करती है। व्यक्ति कुछ भी करना नहीं चाहता है, अकर्मण्य बना रहता है, बैठना एकदम शिथिल ऊर्जा से हीन होता है। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में
अगर देखता हूं तो वो लग्न में ही बैठे हैं, और ये राशि किसकी है? राशि है सूर्य की, और सूर्य और मंगल होते हैं मित्र। तो सूर्य और मंगल हुए मित्र, और सूर्य और मंगल बैठे भी एक साथ ही हैं, एक घर के आगे पीछे में, यानी कि मित्र की राशि में बैठे हैं मंगल, और तात्कालिक मित्रता में भी मित्रता में ही जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये मंगल आपकी कुंडली में अति मित्र की राशि में जाएंगे। अंश के आधार पर अगर देखते हैं तो ये 29 अंश के हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, और ऐसी अवस्था में अगर विचार करते हैं तो ये जो स्थिति बन रही है वो मंगल को मृतप्रायः बना रही है। बुध की बात अगर करूं तो बुध बुद्धिमत्ता का कारक होता है। निर्णय लेने की क्षमता किसके पास कितनी मजबूत है, वो अपने प्रत्येक निर्णय को लेने के लिए कितना स्वतंत्र महसूस करता है, और उसके निर्णय प्रायः कितने गलत और कितने सही सिद्ध होते हैं। अगर इस बात की कल्पना करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को देख लेना चाहिए। दरअसल एक बात बताऊं, व्यक्ति प्रत्येक काम को करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। डिसकंटिन्यूटी किसी न किसी चीज़ से बनी रहती है। एक दिन में 2 काम करना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाता है, या एक दिन में 10 काम करना चाहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अनिरंतरता आती है। बुध आपकी कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, मतलब ये पहला भाव है और ये इसे एकादशवां गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादशवां भाव, और वहीं बैठे हैं। मतलब अगर आप अपने घर में बैठेंगे तो बेहतरीन ही हो जाएंगे और ठीक ही रहते हैं। ठीक वही बात यहाँ बुध के साथ भी बन रही है। स्वराशि का है, लेकिन डिग्री, जब हम डिग्री का अध्ययन करते हैं तो वो 26 अंश के हैं, मृतप्राय हो जाएंगे। मतलब ये है कि व्यक्ति की कुंडली में बुध भी मृतप्राय, चंद्रमा भी कमज़ोर दिख रहे थे, सूर्य भी कमज़ोर दिख रहे थे, मंगल भी कमज़ोर दिख रहे थे। ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। गुरु की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक ही बात याद रखनी चाहिए, वो ज्ञान के कारक हैं, वो सुख के कारक होते हैं, धन के आगमन के कारक नहीं होते, धन के व्यय के कारक होते हैं। मतलब उन्हें ये पता होता है कि जातक से किस जगह पे पैसे खर्च कराने हैं। जातक मितव्ययी होगा या अति व्ययी होगा, जातक वाचाल होगा या धर्म का पालन करने वाला नहीं होगा। गुरु अगर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होते हैं तो कुंडली की निगेटिविटी को कम करने में सहयोगी सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बन रही हो तो निश्चित रूप से ये बात समझी जा सकती है कि कुंडली को मजबूती से संभालने का दारोमदार गुरु पे आ रहा है। अगर बात आपकी कुंडली में गुरु की करता हूँ तो आपकी कुंडली में वो बैठे हैं धन भाव में, लेकिन अकेले बुध की राशि में बैठे हैं। 16 अंश 6 कला पे हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, जो कि आपकी कुंडली का व्ययेश है। ये गुरु को थोड़ा प्रभावित करेगा। गुरु यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, लेकिन मृत कमज़ोर हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा बलवान नहीं हैं। हालांकि ये मध्य के हैं तो बेहतर होंगे, युवा हैं अवस्था के आधार पर, लेकिन फिर भी अकेले हैं वो। और चंद्रमा का नक्षत्र जो कि व्ययेश है इस कुंडली में, थोड़ा देखने लायक होगा इनका फल। अब शुक्र की बात कर लेता हूं। समराशि के बाल अवस्था के हैं शुक्र आपकी कुंडली में, मतलब यह है कि वो आधा फल करेंगे। समराशि का बैठा ग्रह आधा फल करता है और बाल अवस्था का बैठा ग्रह 25% का। मतलब ये याद रखने वाली बात है कि व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा या बहुत पैसे कम आएंगे कभी कभी, कि खर्च की भी नौबत कमज़ोर हो जाती है। हालांकि उसकी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध जो कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति होते हैं, भद्र योग लगा रहे हैं एकादशवें भाव में, ये स्थिति बन रही है। आगे अब शनि की बात कर लेता हूँ। शनि न्याय के कारक होते हैं। व्यक्ति कितना न्याय प्रिय है और कितना दूसरों के साथ न्याय करना चाहता है, वो दरअसल प्रैक्टिकल कितना है और कितना भ्रमात्मक स्थितियों में रखने वाला अपने आप को होता है। शनि ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति से उसका दैनादिक क्रियाओं में और जीवन में बेहतरीन स्थितियों का दर्शन कराते हैं, और दरअसल मोक्ष के कारक कहे जाते हैं वो। और वो दरअसल ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले और अपने काल में धर्म के काल के आधार पर व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय दिलाने वाले होते हैं। मूल त्रिकोणस्थ होकर के शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, ये स्थिति अच्छी है। 4 अंश के हैं, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, ये थोड़ा कमजोर करेगा। अब राहु केतु की बात कर लेता हूँ। व्यक्ति की कुंडली में राहु की बात करता हूँ तो वो आपकी कुंडली के लिए दोनों यहाँ चतुर्थ और दशम में बैठे हैं नीच के होकर के। यहाँ देखिए वृश्चिक का राहु है और वृषभ का केतु, ये दरअसल दोनों नीच राशि के बैठे हैं। लेकिन अगर पापग्रह नीच का हो जाए तो ठीक होता है, तो ये अच्छी बात है। दरअसल चौथे 10वें के राहु अच्छे फलदायक होते हैं। अब आइए इनकी जन्म कुंडली में नक्षत्र का प्रभाव थोड़ी सी चर्चा में रख लेता हूँ। व्यक्ति का जन्म उत्तराखाड़ा नक्षत्र में हुआ है। इसका प्रभाव अगर थोड़ी सी चर्चा में रखूँ तो उत्तराखाड़ा नक्षत्र के लोग जो जन्मे होते हैं वो शांत होते हैं,
तड़क भड़क में रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी महंगी चीज़ें पसंद करते हैं। मतलब उनके कपड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दूसरी बात है, व्यक्ति अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के मार्ग में अगर जाना चाहता है तो बहुत तीव्रता से विकास करता है। आध्यात्मिक चीज़ें, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और कुर्सी पे बैठ करके काम करने में इन्हें आनंद आता है। अपने कार्य क्षेत्र में इनकी स्थिति मजबूत होती है। कहीं से भी कमजोरी की स्थिति अगर होती है तो व्यक्ति के खर्चीलेपन की भी होती जाती है और व्यक्ति विचारों का मारा होता है, सोचता रहता है, पराक्रमी होगा, मेहनत तो करेगा, लेकिन कई बार जीवन के एक स्थिति में आने के बाद, एक विशेष अवस्था में जाने के बाद ही स्थितियां स्टेबल होती हैं, कम से कम 30 से 35 के बाद। दूसरी बात बता दूं, उत्तराखड़ा नक्षत्र में जन्मे लोग संगीत आदि के प्रिय होते हैं और उसके बाद भोजन में इन्हें, भोजन करने के बाद सिंह के सदृश इन्हें आलस्य आता है। अपने काम में इन्हें आलस्य बहुत आता है, दूसरों के काम में बिल्कुल आगे होते हैं, मददगार होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने में इन्हें अच्छा लगता है कई बार, और दूसरों की प्रशंसा उन्हें रास नहीं आती है। अपनी कमी अगर इन्हें कहीं से कोई बता दे तो ये दरअसल उससे चिढ़ से जाते हैं। और एक बात बताऊं तो 10 रुपए का भी अगर किसी ने सामान खरीदा होगा तो उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर के इनके पास उससे भी ज़्यादा बेहतर दिमाग होते हैं। ये दरअसल रणनीतिकार हो सकते हैं, राजनीति से भी प्रेरित हो सकते हैं, राजनीति करने वाले भी होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का प्रयास करे या किसी भी ऐसे पद पे जाने का प्रयास करे जहाँ पे कलम की ताकत देखी जाती हो तो निश्चित रूप से आगे जाया जा सकता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के कारण भी जाना जाता है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके निठल्ला हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करना चाहता है। सौंदर्य का प्रेमी है, सौंदर्य का प्रेमी है, प्रेम करना जानता है, प्रीति योग में भी जन्म हुआ है इनका, और वैसे भी इनकी कुंडली में सूर्य तो अवस्था में युवा हैं। इस अवस्था में देखने पे एक बात होती है कि व्यक्ति प्रेमी किस्म का है। दरअसल विचार उसके अंदर इतने ज़्यादा उद्वेलित करते हैं उसको कि वो कभी कभी बेचैन सा हो जाता है। धन की स्थिति को पाना, एक स्थिति में जा करके अपने आप को सुरक्षित करना और जीवन में बिना किसी परेशानी के जीवन का व्यय करना इन्हें अच्छा लगता है। एक बात और बता दूं, अपने से बड़े गुरुजनों, अपने धर्म, अपने संस्कारों का वहन करना और उसके अनुरूप ही चलना इन्हें अच्छा लगता है। अब आइए आपको आपकी कुंडली में नक्षत्रों के आधार पर बात करने के बाद अब आज की कड़ी में एक नई चीज जोड़ने वाला हूं। कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं ये पहले बता देता हूं। व्यक्ति के जीवन में उसके ऊपर जो पड़ने वाले प्रभाव होते हैं वो मूलतः उसके राशि से, उसके लग्न से, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, वो कैसा फल कथन करा रहा है ज्योतिषी से। लेकिन उसको अध्ययन में रखने से पहले आपको ये बात बहुत आसानी से समझ लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में बैठे ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं। आइए सूर्य से लेकर के शनि, राहु, केतु पर्यंत सबको बता देता हूं कि कौन से ग्रह किसके नक्षत्र में बैठे हैं और इसकी स्थिति क्या होगी। सबसे पहले सूर्य की बात। सूर्य आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति होते हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। लग्न का अधिपति 12वें में जाएगा, ये व्यय करेगा, व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, ये दुह स्थान होता है। ध्यान से समझिएगा तो एक एक चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। लग्न का अधिपति ठहरा, बैठना था श्रीमान को यहाँ, सूर्य को बैठ गए 12वें, मतलब ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला गया है। लग्न का जो अधिपति है वो लग्न का ध्यान नहीं रख पा रहा है और दरअसल वो जाकर के विदेश बस गया है। आपका पति आपको छोड़ करके बाहर बैठे हैं और फिर आप निरंतर उसके इंतजार में बैठे हैं, कहां चला गया वो। ठीक वही स्थिति लग्नेश की भी होती है। एक बात बताऊं, अगर लग्न का अधिपति 12 में चला जाए ना तो व्यक्ति के मन को विक्षिप्त कर देता है और व्यक्ति को बड़ी तकलीफें भी देता है। स्वास्थ्य से, परिस्थितियों से, अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती रहती है। ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न के अधिपति 12वें जाएं तो व्यक्ति को प्रत्येक काम में दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। निस्संदेह स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होती हैं। अब यहाँ से वो आपके व्यक्तित्व के क्षय का कारण बनता है, आत्मा के कमज़ोर होने का प्रभाव दिखने में आता है। और वो बैठा है शनि के नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा होता है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा। अगर इस नक्षत्र में कोई भी कृत्य किए जाते हैं तो वो सफल ही होते हैं क्रमशः, और बिल्कुल सफल होते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठा है, लेकिन जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में शनि होते हैं। और वो कहाँ के अधिपति? वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, वो रोगेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं, वो मारक होते हैं इस कुंडली में। और सूर्य तो वैसे भी शनि को पसंद नहीं करता है,
उसका पुत्र तो होता है वो, लेकिन फिर भी उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहता है। ये बात है। मतलब नक्षत्र का अधिपति सूर्य का कमजोर बना और शनि खुद आपकी कुंडली में नक्षत्र का बल देंगे, वो नक्षत्र का बल मिलेगा, लेकिन फिर भी चूंकि वो दोनों नक्षत्र के अधिपति एक दूसरे से षडाष्टक में जा रहे हैं, सूर्य शनि के शत्रु होते हैं, शनि सूर्य के शत्रु होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोर स्थितियां बन रही हैं। चंद्रमा की बात करूंगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि के बैठे हैं, राशि के अधिपति से तृतीय भाव में जाकर के एकदम बिल्कुल निकट अति मित्र की अवस्था है, अति मित्र नहीं समता की अवस्था है। उत्तराखड़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। चंद्रमा ने सूर्य का नक्षत्र लिया, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमजोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा वास्तव में, ध्यान से समझिएगा, कहीं ना दिमाग भटकाइएगा, चंद्रमा बैठा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य होते हैं लग्नेश, ये चंद्रमा को मजबूती देंगे, और लेकिन खुद सूर्य से उसको बल नहीं मिल रहा है कहीं से भी। और दूसरी बात है कि चंद्रमा पे अगर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को गणना करने वाला और व्यक्ति को कैलकुलेशन का मालिक बना देता है। हालांकि उसमें असफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा एक तरफ कोई नहीं, दूसरी तरफ राहु, ये व्यक्ति के एजुकेशन को प्रभावित करने वाले ग्रह हो जाते हैं और व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। ये बातें बाद में भी होंगी। ये बात मैं दरअसल बता रहा था इस वजह से क्योंकि राशि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर, एक तो अग्नि तत्व की राशि धनु राशि होती है और ऊपर से जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य यानी कि उग्रता, व्यग्रता और एक अग्नि जो है वो राशि में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वो राशि जो है वो अग्नि तत्व की है। चंद्रमा व्यय का अधिपति है और वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। मंगल के नक्षत्र की बात करूंगा तो मंगल आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में और मंगल भी सूर्य के नक्षत्र में। ये ठीक है। ठीक क्या है, दरअसल ये उग्रता दे रहा है। मंगल लग्न में बैठते हैं तो वैसे भी व्यक्ति को चंचल, चलायमान और तीव्र बना देते हैं, और वैसे भी ये लग्न है सिंह का, तो स्थिर तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यग्रता है। उसको बांधने का काम दरअसल लग्नेश करते हैं, लेकिन वो 12 में है, मित्रता के नक्षत्र में है। मंगल ने मित्र का नक्षत्र पकड़ा है, ये ठीक होता है, लग्नेश का नक्षत्र अच्छा होता है। उसके बाद बुध की बात करता हूं। आपकी कुंडली के लिए बुध पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। व्यक्ति को बुद्धिमान, गणना प्रिय, भक्त, माता पिता का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, चंद्रमा से दृष्ट होगा तो व्यक्ति के मन को साफ रखने वाला। दरअसल व्यक्ति अपने मन की बात कहने में कभी कभी संकोच भी करता है और मन की बात को जबान पे लाने में कभी कभी दिक्कत महसूस करता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का मन बड़ा शुद्ध होगा, क्योंकि बुध और शुक्र और चंद्रमा से दृष्टि का संबंध बनना, ये बात अच्छी है। गुरु की बात करूंगा तो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। चंद्रमा ने लिया सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु, और ये दरअसल व्ययस का नक्षत्र होता है, मन को थोड़ा परेशान करेगा और गुरु को धन लाने में कभी कभी कठिनाई भी महसूस होगी। शुक्र की बात अगर करूं तो शुक्र बैठे हैं मृगशीरा नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र होता है, और वैसे भी आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो ये सुखेश का नक्षत्र धारण करके बैठे हैं शुक्र, जो कि वहां पे दिग्बली हो जाते हैं, और इस भाव में यहां पे मंगल की राशि बन रही है। ध्यान से समझिएगा, शुक्र बैठे मृगशीरा नक्षत्र में, ये मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल होते हैं इस कुंडली के सुखेश और इस कुंडली के कारक, प्रबल कारक, मतलब शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जानी चाहिए, लेकिन इस कुंडली में वो अच्छा नहीं होता है। ये बात गौर करने वाली है। वो बनता है कहाँ का अधिपति, दशम और त्रिक भाव का अधिपति, बहुत अच्छा नहीं होता है वो। अब आगे बात शनि की करूंगा। शनि बैठे हैं धनिष्ठा में, मंगल में, और मंगल किसके नक्षत्र में थे, मंगल बैठे हैं सूर्य में, यानी कि शनि के नक्षत्र में मंगल और मंगल के शनि जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में और मंगल सूर्य के नक्षत्र में। और दरअसल A बराबर B और B बराबर C में जब देख रहे हैं तो सूर्य और शनि का संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पे शनि की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन व्यक्ति के काम में विलंब और व्यक्ति की परेशानियों को लाने में इनकी व्यग्रता ज़्यादा देखी जाएगी, और व्यक्ति के जीवन को तकलीफ दायक भी कभी कभी बनाते हैं। शनि मंगल का प्रभाव लगने में है ना, ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अब आइए आपकी कुंडली में कारक की अब चर्चा इसी में कर दूँ तो ये सिंह लग्न की कुंडली होती है। सूर्य बहुत बेहतरीन होंगे इस कुंडली के लिए, मंगल कारक होंगे भाग्य भाव के और सुख भाव के अधिपति होकर के, गुरु भी होंगे क्योंकि वो दरअसल अच्छे होते हैं। वो धनु राशि उनकी बन रही है जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में, दूसरी राशि जन्म कुंडली में बन रही है गौण राशि अष्टम भाव में, गुरु भी होंगे। मंगल, सूर्य और गुरु, ये स्थितियाँ अच्छी हैं। अब आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देता हूँ। इस कुंडली की 5 सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सबसे पहली जो स्थिति इस कुंडली में जो कि अच्छाई के तौर पे बन रही है वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति एक दूसरे से छठे की बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अच्छा होता है। प्रत्येक परिस्थितियों को संभालने वाला
और व्यक्ति को ढाढ़स बंधाने वाला होता है। ये पहली बात है, ये ठीक होती है। अब इसका फल कई तरीके का मिलेगा और श्रेष्ठ मिलता है। दूसरी जो अच्छी स्थिति बन रही है कि इस कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, क्रमशः 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके, वो सभी ग्रह 12 भाव में छितराए नहीं हैं, 6 भावों में बैठ करके और सिमट के रहे हैं। ये ठीक होती है कुंडली के लिए। देखिए, बुध शुक्र एक भाव में, सूर्य दूसरे भाव में यानी कि 2 घर, एक मंगल यहाँ तीसरे में यानी कि 3 घर, गुरु बैठे हैं ये 4 घर हुआ, चंद्रमा 5 घर और शनि 6 घर, यानी कि सारे ग्रह 6 ही घर में बैठे हैं। ये दूसरी सबसे अच्छी बात है इस कुंडली को बल देने में और मजबूती देने में। तीसरी बात जो कि सबसे अच्छी देखने को मिल रही है, इनकी कुंडली में जो त्रिकोण भाव है वो दरअसल सूर्य की उच्च राशि का और गुरु की मूल त्रिकोण राशि का और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि का बन रहा है। ये बहुत बेहतर होता है। ये सामान्य बात नहीं समझिएगा। सिंह लग्न की कुंडली इसीलिए शायद श्रेष्ठ कही जाती है, क्योंकि लग्न में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि का बनना, यहाँ भी उसकी उच्च राशि का निर्माण होना और यहाँ भी गुरु की मूल त्रिकोण राशि का निर्माण हो जाना, ये तीसरी सबसे अच्छी बात है इस कुंडली की। चौथी सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो हैं वो अपने भाव से यानी कि पंचम भाव के अधिपति होकर के दूसरे में बैठे हैं। ये भी एक अच्छी बात है जो कि कुंडली को सपोर्ट देती है। पांचवी सबसे अच्छी बात जो कि बेहतरीन है कि मंगल जो कि भाग्य के अधिपति और सुख के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं। भाग्य का अधिपति का लग्न में बैठना ये सबसे अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है कि लाभ का अधिपति जो है वही धन का भी अधिपति है और दरअसल वो अपने भाव से चतुर्थस्थ गया है। ये भी बहुत अच्छी बात होती है धन के मामले में, जीवन के लाभ के मामले में। ये सारी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को अच्छाई की तरफ ले जा रही हैं। अब एक एक करके ग्रहों को समझाता हूं। सबसे पहले सूर्य लग्न के अधिपति हुए, 12 में बैठे। ये ठीक नहीं होता है, व्यक्ति को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा और कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, मेहनत करना ही होगा, क्योंकि दरअसल यहाँ का अधिपति हुआ और व्यय में गया और जिस नक्षत्र को धारण किया है उसका प्रभाव मैंने बताया। उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का रोगेश होता है तो व्यक्ति की आत्मा को कमजोर करता है और व्यक्ति के बाईं नेत्रों की समस्याओं का कारण बनता है। व्यक्ति की आत्मा को कई बार कमजोर और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई बार कमजोर करने वाला होता है। ये बात बनती है। सूर्य युवा है डिग्री के हिसाब से, इस वजह से ये एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास का लाभ हमेशा लेते रहना चाहिए। और एक बात बताऊं तो अपने संस्कारों का, अपनी संगति का और अपने मित्रों का विशेष रूप से आकलन कर लेना चाहिए। क्योंकि समझिएगा क्यों, क्योंकि एक तो ये सूर्य जो है वो बौद्धिकता का ग्रह भी होता है, व्यक्ति से कभी भी निंदनीय और कुकृत्य और कुकर्म नहीं करवाता है, व्यक्ति को कुकर्मी नहीं बनने देता है। लेकिन वो जब 12 में चला जाए ना तो इसकी स्थिति बढ़ जाती है, व्यक्ति से गलत निर्णय कराता है और व्यक्ति को अति व्ययी बना देता है। क्योंकि अब समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। व्ययेश होते हैं चंद्रमा, वो पंचम में बैठे हैं और ये थोड़ा कमजोर करता है, क्योंकि यहां से बैठ करके व्ययेश और बुध और शुक्र को देख रहे हैं। दरअसल बुध भी फ्लक्चुएशन वाला ग्रह होता है और शुक्र तो वैसे भी मन भटकाने का काम करता है। बस यही बात है। व्ययेश से अगर बुध दृष्ट हो जाएंगे, व्यय के अधिपति जो कि प्रत्येक प्रकार का व्यय कराता है, आपके धन का, आपकी संपत्ति का, आपके मान का, आपके पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी स्थितियों का, आपके हृदय का, आपके स्वास्थ्य का, सबका व्यय कराता है। यानी कि चंद्रमा अगर व्यय के अधिपति होंगे तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी पैसे खर्च कराने वाले बनते हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी परेशान होने वाला होता है और व्यक्ति की पत्नी कभी कभी मन के अनुकूल नहीं मिलती हैं। और वैसे भी आपकी कुंडली में तो लग्न में मंगल बैठा है तो मांगलिक भी हैं, तो गौर करिएगा श्रीमान, विवाह थोड़ा मिला करके करिएगा। क्योंकि व्ययेश जो है आपकी कुंडली में लाभेश को देख रहा है, लाभ के अधिपति बुध को देख रहा है। यह चंचलता दे देता है, मानसिक विकलता देता है। और बुध और चंद्रमा की स्थिति अगर देखता हूं तो मैं बता चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा, निर्णय लेने में परेशानी होती है। गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहिएगा, उनका नित्य प्रतिदिन दर्शन अगर होता रहे तो काम बन जाए। बुध निर्णय लेने की क्षमता है ना, और उस पर अगर व्ययेश की दृष्टि पड़ जाएगी तो क्या करेगा, वो परेशान करेगा। अगर 2 चीज़ों में किसी एक को चुनना हो तो बड़ी दिक्कत होती है और मन बड़ी भागा भागा सा फिरता है, बड़ी बात है। अब बात चंद्रमा की करूंगा। आपकी कुंडली के लिए व्यय के अधिपति पंचम में बैठे हैं, शिक्षा में व्यवधान,
और क्रमशः उसमें रुकावट। व्यक्ति पढ़ना तो चाहता है, टेबल पे आने से पहले उसके पास बड़े मनोरथ होते हैं, लेकिन टेबल पे बैठने के साथ ही उसकी दिमाग और उसकी अवस्था पढ़ने के काबिल नहीं होती है, या फिर व्यक्ति भटक जाता है, दूसरा कोई काम करने लगता है, बैठता है कि रेडियो का चैनल कहीं और सेट कर दूं और गाना कोई और सुन रहा होता है। ये बात है, इसको बांधना होगा। इसके लिए उपाय मैं कल बताऊंगा। चंद्रमा के पीछे राहु बैठा और आगे कोई ग्रह नहीं, और घर भी जो बैठा है वो शनि का बैठा है, और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे महत्वपूर्ण नहीं कहे जाएंगे, वो रोगेश और सप्तमेश होते हैं, मारक हो जाते हैं। वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं और पापक ग्रह हैं, और केंद्र में उन्होंने जगह बना रखी है, तो उनका प्रभाव थोड़ा कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बड़ी तड़पाएंगे। अब उसके बाद चंद्रमा की स्थिति बुध को देख रहे हैं, मैंने उसका प्रभाव बताया। व्ययेश होते हैं या शिक्षा में व्यवधान, और व्यक्ति को कई बार पढ़ाते कुछ और है और कराते कुछ और है, ये बात भी बनती है। व्यक्ति के संबंध पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक तो रहते हैं, लेकिन कई बार चूंकि चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं बहुत गंभीरता से। गुरु और चंद्रमा देखिए कहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4, और मंगल और चंद्रमा 1 2 3 4 5। गुरु से चंद्रमा को अवश्य देखना चाहिए और मंगल से चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए। ये दोनों ग्रहों से कनेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो गुरु और चंद्रमा का संबंध केंद्र का बन रहा है, और मंगल और चंद्रमा का संबंध त्रिकोण का बन रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति सुख पाएगा एक अवस्था में जाने के बाद, उत्तरार्ध जीवन का बेहतर होगा। ये स्थितियां बनती हैं। मेहनत करिए, 30 से 35 साल के बाद धीरे धीरे जीवन में स्टेबिलिटी आती है, और व्यक्ति को दरअसल मेहनत ही करना होगा, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में लाभ में बैठा है। ये यही तो इशारा कर रहा है, भवानी जी मेहनत कर लीजिए, मैं आपके सर्वस्व सुखों का प्रदाता बन जाऊंगा और संपूर्ण जीवन का लाभ दूंगा, क्योंकि मैं खुद पराक्रम भाव का अधिपति होकर के इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हूं। तो कर लीजिए। और बुध तो है ही ना, धन भी तो देगा वो, और गुरु स्वयं उसको बल भी तो दे रहे हैं, क्योंकि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इससे बेहतर स्थिति भी कुछ होती है क्या? नहीं ना। अब आइए मंगल की बात करता हूं। मंगल आपकी कुंडली के लिए लग्न में बैठे हैं, ये व्यक्ति को उग्र बना रहे हैं, और दरअसल निर्णय लेने में आपको बड़ी परेशानी होती, बड़ी पीटते हैं ये, बड़ी पीटते हैं। कोई भी चीज़ सोचना हो ना तो हर बार मन बड़ी खोजता है, कोई होता जो बता देता और कोई होता जो मदद कर देता मेरी। इस अवस्था में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी दिक्कत होती है। और दरअसल वो क्यों और परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तो यह है व्यक्तित्व, ऊपर से यहाँ का अधिपति 12 में चला गया, उससे उसको कोई सपोर्ट नहीं। ठीक वही बात हो जाती है राजा पांडु और उनकी पत्नी का, जो काम से प्रेरित होकर के अपनी पत्नी का जब भी स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बस यही बात है। लग्न का अधिपति 12 में, और लग्न में सुख का अधिपति। एक बात और बताता हूं, तो मंगल अगर चौथे भाव का अधिपति बनता है ना तो थोड़ा परेशान करता है। वो दरअसल सुख से, संपत्ति से, यश से, गौरव से, वाहन से, भूमि से, इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बना देता है। और वहीं राहु भी बैठे हैं, माता पिता के साथ संबंधों को कमजोरी दे देते हैं। और मंगल के ऊपर से रोगेश का प्रभाव है, मंगल के ऊपर से रोगेश का प्रभाव है। अब रोग का अधिपति जब व्यक्तित्व को देखेगा, रोग का अधिपति व्यक्तित्व को देखेगा तो क्या करेगा? व्यक्तित्व को रोगमय बना देगा। कैसे? मांसपेशियों का, हड्डियों का, रक्त का, और व्यक्ति में उग्रता, पिंपल्स वगैरह निकलते होंगे। और शनि और मंगल का संबंध कई बार कमजोरी की तरफ इशारा करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है, और यहाँ पे राहु बैठा है। मंगल और राहु का संबंध जब दृष्टि का बनेगा, या कहीं से भी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी ना, मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव को देख रहे हैं। हालांकि राशि का अधिपति अगर राशि से दृष्ट हो, राशि के अधिपति से, या राशि का अधिपति अपने राशि को देख रहा हो, तो ये ठीक होता है। लेकिन चतुर्थ भाव के लिए मंगल ना नहीं होते, वहां राहु बैठा है ना। और दरअसल इस नक्षत्र का अधिपति बुध जो है वो द्वितीयेश होता है, लाभ में बैठा है, जो कि पापी होता है भाव। गौर करिएगा, मंगल की दृष्टि पड़ी चौथे भाव पे, यहां बैठे राहु, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली में धन भाव का और लाभ भाव का अधिपति होता है। और ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये तो द्वितीय भाव मारक होता ही है, और वो तो वैसे भी पापी भाव होता है। शुक्र के साथ बैठा है, इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे होते भी नहीं है, तो स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई, क्योंकि वो व्ययश से दृष्ट भी तो होते हैं। ये है कुंडली विश्लेषण, ऐसे करनी चाहिए। आप भी अगर देखें तो इन संबंधों को जरूर बना लीजिए, तब जाकर के जो बेहतरीन फल होता है वो देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इस चीज से संबंधित जो भी भाव फल होगा ना, उसको वो थोड़ा काटेंगे,
दूरी बनाएंगे, भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और पराक्रम का अधिपति, वो मैंने इशारा किया है कि सुख में जा रहा है, व्ययेश से दृष्ट हो रहा है, तो पराक्रम का व्यय करेगा। क्योंकि व्ययेश अगर आपके पराक्रम के अधिपति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को ये इशारा में ले जा रहे हैं कि व्यक्ति मेहनत करे तो सफलता बनेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और यहां बैठे हैं शनि। रोगेश को देखेगा अगर सुखेश, तो कहीं ना कहीं माता को रोगी बनाएगा, पक्की बात है। माता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देता है, रक्त से। और मन चंचल, अव्यवस्थित और लगातार और निरंतर माता कुछ न कुछ सोचती रहती हैं। कई बार जो है घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि कलुषित हो जाता है, और इस वजह से ही व्यक्ति को क्रमशः विवाह मिला करके करना चाहिए, क्योंकि आपका यह सुख भाव है सर, इसको थोड़ा गौर करिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी और यहां के अधिपति इसको देख रहे हैं, यानी कि सुख का अधिपति अष्टम को देख रहा है, भाग्य का अधिपति अष्टम को देख रहा है, और अष्टम का अधिपति भी अष्टम को देख रहा है। देर से ही सही धनवान तो होंगे, देर से ही सही धनवान तो होंगे। और एक बात बताऊं तो विदेश यात्रा के भी योग हैं आपकी कुंडली में, तो घबराने की बात नहीं है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कोई काम करना चाहते हैं तो चले जाइए। अपने जन्म स्थान से अगर देखता हूं तो उत्तर दिशा की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लाभ होगा। बुध की बात करूं, बुध आपकी कुंडली के लिए बनता है लाभ का अधिपति और धन का अधिपति। अपने भाव से चौथे 10वें के संबंध में है। ये कुछ मामलों में अच्छा भी होगा और किसी मामले में बुरा भी होगा। अच्छा होगा धन के मामले में, जीवन में कई प्रकार के राह और रपटीली रास्तों से निकाल करके आपको स्थापित करेगा। जीवन में कई प्रकार से व्यक्ति लाभ कमाता है, शुक्र के साथ बैठा है ना, वो धन देता है। और एकादशवें के शुक्र के बारे में मैंने चर्चा करी है आप लोगों से, भूले नहीं होंगे। एकादशवें का शुक्र व्यक्ति को अच्छा देता है, और दरअसल वो बुध की राशि में बैठा है, राशि के अधिपति से उसको बल भी तो मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में कि वो दिख रहा है चंद्रमा से, तो एक तरीके से व्ययेश से दिखना मतलब थोड़ी सी अवस्था में कमजोरी, लेकिन वो चूंकि शुभग्रह है व्ययेश और एक शुभग्रह की राशि में बैठे हैं तो बल मिला। गुरु से चंद्रमा का संबंध ये ठीक होता है, क्योंकि व्ययेश को वो संभालेंगे, उसके प्रभावों को वो कम करेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें जातक को व्यय से युक्त तो रखना होगा, लेकिन सही मार्ग पे व्यक्ति व्यय कर ले, क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि है ना जी, और लग्नेश बैठे हैं तो बुरा कैसे करने देंगे। पापक ग्रह नहीं, वो क्रूर ग्रह है, तो व्यक्ति जब उतावलापन से युक्त होता है तो खर्च ज्यादा कर देता है। लेकिन चूंकि वो गुरु उसको कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि गुरु हमेशा यही देखते हैं मेरा चंद्रमा कहां बैठा है। गुरु हमेशा यही देखते हैं मेरा चंद्रमा कहां है, मेरा दर्शन, और मैं उसे देख रहा हूं कि नहीं, मेरे साथ उसका संबंध क्या है। आपने कभी कभी गौर किया होगा, जब कोई बच्चा छात्रावास में कमजोर होता है और उसे उसके सहपाठी अगर उसका सहयोग नहीं करते हैं तो उस छात्रावास के जो वार्डन होते हैं वो बड़ी उसका ख्याल रखते हैं। स्वास्थ्य से कमजोर है ना, इसका ध्यान तो देना ही होगा। बात यही चंद्रमा की भी होती है। वो सर्वोत्तम शुभग्रह जो गुरु होता है वो स्वयं अपनी दृष्टि से चंद्रमा को हर बार और अपने संबंधों से उसे देखना चाहता है, बस यही बात है। तो वो दरअसल जो शुक्र यहाँ पे परिणाम में कमजोर हो रहे थे, व्ययेश की दृष्टि के कारण गुरु का बल मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद गुरु से केंद्र में आ रहे हैं। लाभ में शुक्र अच्छा फल देते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, बुध की स्थिति अच्छी है, ये बात बनती है। मैं कहाँ था, बुध पे था। अब गुरु की बात करूंगा। आपकी कुंडली के लिए गुरु पंचम और अष्टम भाव के अधिपति हैं। पंचम और अष्टम के अधिपति हुए। अब गौर करिएगा यहाँ पे गुरु की स्तुति कितनी लाभप्रद है, क्योंकि वहां पे मूल त्रिकोण राशि बन रही है, शुभ ग्रह की राशि बनी और शुभ ग्रह में जाके बैठे हैं। यहाँ पे उनकी खुद की राशि बनी, अपने राशि से चौथे 10वें धन में जाकर के बैठे हैं और शुभ ग्रह में बैठे हैं। और जिस राशि के साथ उनकी स्थिति बन रही है वो बुध खुद अपनी राशि में भद्रयोग लगा रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, अकेले बैठे हैं तो व्यक्ति को कभी कभी और व्यक्ति के जीवन में पूर्वार्ध में तकलीफें थोड़ी सी धन को लेकर के होती हैं। एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो दरअसल शिक्षा के भाव से केंद्र में जा रहे हैं। वहाँ एक चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन व्ययात्मक स्थितियाँ उसकी चर्चा मैंने कर रखी है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी जन्म कुंडली के ऋण भाव पे, जहाँ शनि की राशि बन रही है। पेट का रोग देगा, पेट का रोग देगा। और 8वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, यहाँ वो अपनी राशि, गुप्त धन, ससुराल से धन, कई बार चीज़ें नहीं मिलने के बाद भी मिल जाती हैं।
और कई बार चीज़ें नहीं मिलने के बाद भी व्यक्ति संतोष की स्थिति में पहुंच जाता है, उसे संतोष हो जाता है, वो घबराता नहीं है। और दरअसल व्यक्ति कभी कभी चूंकि धनु राशि का है और ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है ऐसी स्थिति के लिए कि व्यक्ति को चिरकाल तक अवस्थाओं में शांति देता है। आलसी तो होगा, सिरसोदय राशि है तो काम भी रुकेगा नहीं, आसानी से होता जाता है। दिन की बली राशि है ये, व्यक्ति का जन्मदिन में हुआ है तो ये ठीक है। दक्षिणायन अगर नहीं होते तो कुंडली और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ये बात है। गुरु की 9वीं दृष्टि 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं केंद्र के 10वें स्थान पे पड़ेगी और यहाँ अधिपति शुक्र। तो याद करिएगा, अगर दशम का अधिपति लाभ में जाए ना, या लाभ का अधिपति अगर दशम में आ जाए तो ये बड़ा बेहतर होता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ये व्यक्ति के कैरियर में सपोर्ट करेंगे, व्यक्ति जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। ये कल बताऊंगा कि क्या करेगा। शुक्र की बात करूंगा तो शुक्र बैठे यहाँ पंचम को देख रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि से वो प्रभावित हो रहे थे। लेकिन चंद्रमा और शुक्र चूंकि इस कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फल को देने वाले नहीं होते हैं, तो चंद्रमा बुध और चंद्रमा शुक्र का जो संबंध होगा व्यक्ति को प्रेमी बनाएगा, प्रीत और प्रीति रखने वाला बनाता है। व्यक्ति एक पत्नी व्रता होता है और दरअसल अपने जीवन में एक ही पत्नी से प्रेम करना चाहता है। दरअसल उसका मन नहीं भटक रहा होगा और मन स्थिर है, क्योंकि चंद्रमा पूर्णेंदु है। दरअसल व्यक्ति एक ही से प्रेम करेगा और अपने प्रेम को लेकर के हमेशा ईमानदार होता है, ये बात भी पक्की है। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली के लिए लाभ में बैठी है और वो दरअसल होते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति। लाभ में बैठे, कैरियर ठीक होना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में जो कैरियर को लेकर के अनएस्टेब्लिशमेंट हो रही है वो यहाँ के कारण हो रही है, थोड़े से कमजोर यहाँ से वो स्थितियों को दे रहे हैं। और शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यह व्यक्ति को प्रेम, सुंदर पत्नी का मालिक, हाँ शनि और मंगल का प्रभाव है, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा, ये बात पक्की है। और ऊपर से यहाँ मंगल का नक्षत्र बन रहा है, मंगल देख रहा है। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर दशम और चतुर्थ पे हो या लग्न और सप्तम पे हो तो थोड़ा कमजोर करता है, ये बात पक्की है। अब उसके बाद शनि की बात करता हूं। आपकी कुंडली के लिए शनि रोगेश होते हैं, व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं नीच राशि से, तो भाग्य में असहयोग। तो यानी कि एक त्रिकोण पे चंद्रमा व्यय का अधिपति बन के बैठा, इसने थोड़ा सा कमजोर किया और यहाँ पे वो पूर्वजों के आशीर्वाद को लेने में और मिलने में परेशानी कर रहे हैं। शनि क्योंकि नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। रोगेश अगर भाग्य को देखेगा तो भाग्य को रोग तो लगाएगा ना। व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा जब आएगी तो व्यक्ति तीव्र धार्मिक हो जाएगा और धर्म पाठ, धर्म का अध्ययन, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, पुरानी विद्याओं का मालिक और पुरानी विद्याओं का जानकार होगा। कारण उसका एक होगा क्योंकि गुरु अष्टम भाव को देख रहे हैं। खोज और गणना करना, व्यक्ति को आकलन करने में और गणना करने में बड़ा मजा आता है। शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि लग्न पे, अगर विलंब हो रहा होगा काम में या आप अपने काम में लेकर के लेट लतीफी के शिकार होते हैं तो पराक्रम को बढ़ा दीजिए, देंगे सारे चीज ये शनि। लेकिन वो दरअसल देखते हैं कि तुम कितने उपयुक्त हो और मेहनत तुमने कितना किया है। दरअसल वो तब देते हैं जब उन्हें ये लग जाता है कि नहीं अब इसे दे देना चाहिए, मेहनत तो इसने काफ़ी कर ही ली है। और 7वीं के बाद 10वीं दृष्टि यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, चौथी, और शनि की भी 10वीं दृष्टि है। शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव है इस भाव पे, तो गौर करिएगा। आपको जन्मस्थान से दूर जाने वाला, विदेश भेजने वाला, जन्मस्थान से दूर भेजने का इशारा कर रहा है। माता पिता के साथ संबंधों को अगर तलखी में रखते होंगे तो उसे दूर कर दीजिए। और मैं समझता हूं कि माता पिता से दूर जाकर के आप करेंगे भी तो क्या, कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। और दरअसल व्यक्ति अगर अपने रूट से टूट जाए तो फिर वो जूट नहीं पाता है, रूट से टूट जाए तो जूट नहीं पाता है। तो ये शनि मंगल राहु के, तो यहाँ शनि का भी प्रभाव है, मंगल भी देख रहे हैं, दरअसल अपनी राशि के देख रहे हैं। यहाँ पे वो दरअसल देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि राशि का अधिपति राशि को देख रहा है ना। और शनि जब यहाँ पे देखते हैं तो वैसे भी तो व्यक्ति को धनवान बना ही देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी क्योंकि रोगेश होकर के वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। माता को रोग देते हैं, मांसपेशियों का क्षय देते हैं, घुटना, कंधा, कमर, पेट, मांसपेशियों में खिंचाव, ये चीजें दिल दे देते हैं। राहु 5वीं दृष्टि से देख रहा है अष्टम को, गुरु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है। तो यहाँ भी गुरु, मंगल और राहु, यानी कि व्यक्ति को थोड़ा बचना चाहिए एक्सीडेंट वगैरह से। विश्वसनीय ड्राइवर ही रखिएगा कभी भी, जो अनुभव से युक्त हो और जिसे चालक बनने का शौक ना हो, वो शौकिया ना हो, अनुभव से युक्त हो, उसी को गाड़ी दीजिएगा चलाने में। यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ी, 7वीं दृष्टि से कैरियर को देख रहा है, ये ठीक होगा। अनएस्टेब्लिशमेंट कभी कभी देते हैं, कंफ्यूजन में देते हैं और कभी कभी काम बिगाड़ते हैं जाकर के, लास्ट मोमेंट पे जाकर के राहु गच्चा दे देते हैं।
नवी दृष्टि से जन्म कुंडली में विदेश भाव को देख रहे हैं, वहां पे सूर्य बैठे हैं, राहु और सूर्य का प्रभाव, लग्नेश के ऊपर राहु का प्रभाव ठीक नहीं होता है और विशेषतया सूर्य से। ये इस वजह से व्यक्ति को मन को और व्यक्ति के मन को परेशान करने वाले, चित्त वृत्ति को अनुकूल नहीं रखने वाले, और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में राहु के ऊपर से अगर सूर्य का प्रभाव या सूर्य के ऊपर से राहु का प्रभाव चलता हो और राहु की दशा होती है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का पद, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति के पिता, व्यक्ति के संपूर्ण सुखों का और बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से उपस्थित होंगे कल आप लोगों की इनकी कुंडली का नौमांश और चलित और दशमांश लेकर के, देखता हूं क्या क्या स्थितियां बनती हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।